एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सिक्योरिटाइजेशन का जो चैप्टर था वो बिगिन किया था, जिसमें आपको याद होगा सबसे पहले हमने इसका एक प्रोसेस कंप्लीट किया था। देन हमने क्या देखा था, डेफिनेशन लैंग्वेज देखी थी। इसके बाद में हमने क्या बात की थी, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, एंड देन फाइनली हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हमने वो डिस्कस किए थे। ठीक है, एक बार हम लोग जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। प्रोसेस क्या था, देखो सबसे पहले क्या था कि जो बैंक या एफआई है, ठीक है, जो ओरिजिनेटर है वो बोरोवर्स को क्या प्रोवाइड करेगा, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन वो कौन से एसेट्स होते हैं, वो होते हैं इलिक्विड, है ना, क्योंकि उसका जो पैसा है वो बहुत टाइम के बाद रिसीव होगा बैंक को। अब बैंक चाहता है कि इमीडिएटली वो उसको किस में कन्वर्ट कर ले, वो उसको कन्वर्ट कर ले लिक्विड एसेट्स में, ठीक है, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, व्हाटएवर। तो बैंक ये क्या क्रिएट करेगा, एसपीवी। और याद है इसके लिए एक अरेंजर भी था अपने पास में, है ना। तो बैंक ने एसपीवी क्रिएट किया और बैंक ने अपने वो सारे रिसीवेबल्स जो असेट्स है वो किसको सेल कर दिए, एसपीवी को। अभी एसपीवी ने उसको बैकिंग करके क्या इशू करे, हम कह सकते हैं सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, कुछ भी कह लो, इशू करा। ठीक है, उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज इन्वेस्टर्स है, वो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जो उन्होंने पैसा दिया एसपीवी को, एसपीवी अभी क्या करेगा, एसपीवी वो पैसा किसको रिटर्न कर देगा, कंसिडरेशन वो बैंक को रिटर्न कर देगा, अपना मार्जिन डिडक्ट करके जो भी है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला कि आगे जाके एसपीवी किसको अपॉइंट करेगा, सर्विसर को, जो एज एजेंट काम करेगा एसपीवी का, जो कि जनरली हमने बात किया था कि कौन होता है, ओरिजिनेटर ही होता है, जो कि बोरोवर से पैसा कलेक्ट करेगा। ठीक है, और जो पैसा कलेक्ट करा है उसको यूज करके जो एसपीवी है किसको पैसा वापस रिटर्न कर देगी, इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब एसपीवी एक सेपरेट जो है, हम कह सकते हैं सेपरेट एंटिटी थी, जो कि सिर्फ इस काम में इन्वॉल्व है। किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, हमने इसको क्यों बनाया है, हमने इसको सिक्योरिटाइजेशन के पर्पस के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो प्रोसेस था वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में अगर हम बात करें, पार्टिसिपेंट्स भी हो गए थे। ठीक है, कौन कौन से थे, ओरिजिनेटर, अरेंजर था, एसपीवी था अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन्वेस्टर्स, सर्विसर्स, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज, देन एनहांसमेंट प्रोवाइडर्स, रेगुलेटर्स, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने बात किया था बेनिफिट्स। बेनिफिट्स थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिनेटर, ये हमने कल दोनों डिस्कस कर लिया था। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली प्रोसेस है, जो मैंने आपको प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाया समरी में, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, वही प्रोसेस है। और उसी प्रोसेस को आपको लैंग्वेज में बताया हुआ है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, सेम लिख देना है। चलो, तो क्या बोला, मैकेनिज्म कह लो या फिर आप क्या कह सकते हो, प्रोसेस कह सकते हो ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सबसे पहले स्टेप वन क्या था, बैंक्स बोरोवर को इशू करता है लोन्स वगैरह, दैट इज स्टेप नंबर वन। जैसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, असेट ओरिजिनेशन। असेट मतलब बैंक का लोन है ना, तो वो कैसे क्रिएट हुआ, जब लेंडर इशू करेगा लोन्स टू बोरोवर। ठीक है, लेंडर इज हु, ओरिजिनेटर, बोरोवर इज हु, ऑब्लिगर, है ना। नेक्स्ट आता है क्रिएट असेट पूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, क्रिएट असेट पूल्स। अब देखो इसमें भी असेट पूल्स क्रिएट करने का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे असेट पूल्स, तो जैसे बैंक है तो बैंक के पास में अलग अलग टाइप के लोन्स हो सकते हैं ना, बैंक के पास में अलग अलग टाइप के लोन्स हो सकते हैं। जैसे मान लो कुछ लोन है बैंक के पास में वो 10 ईयर मेच्योरिटी के हैं, कुछ लोन है बैंक के पास में वो लेट्स से 15 ईयर मेच्योरिटी के हैं, कुछ लोन है जो कि 20 ईयर मेच्योरिटी के हैं। इंटरेस्ट रेट सबके अलग अलग है, जैसा भी है। तो अब बैंक बेसिकली अपने जितने भी उसके टाइप्स ऑफ लोन है ना, जो सिमिलर टाइप के लोन्स है ना, उसको वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब हो सकता है बैंक अपने ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया 10 ईयर वाला जो बैंक का है, मतलब असेट, ठीक है, लोन, बैंक इसको सिक्योरिटाइज करना चाहती है, इन दोनों को सिक्योरिटाइज करना मान लो नहीं चाहती है। तो ऐसे करके बैंक को क्या करना होगा, यहाँ पे अलग अलग असेट पूल बनाना होगा। असेट पूल का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप के लोन्स का ग्रुप बना लो। ठीक है, ग्रुप बना लो और ग्रुप बनाकर जिसको भी सिक्योरिटाइज करना है उसको एक अलग से सिक्योरिटाइजेशन कर लो। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे कि क्रिएट असेट पूल्स। नाउ द लेंडर सिलेक्ट्स अ पूल ऑफ लोन्स, दैट इज सिलेक्ट द रिसीवेबल्स टू बी असाइंड।
विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे अभी हमने बात किया, जो लोन 10 साल की मेच्योरिटी के हैं उनको एक साथ डाल दो, 20 साल वालों को एक साथ डाल दो, ठीक है, 30 साल वालों को एक साथ डाल दो, या अलग अलग, जैसे ये हमने मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया। इसके अलावा लोन टाइप के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ लोन होंगे जो मॉर्गेज वाले लोन होंगे, है ना, मतलब जिनके ऊपर प्रॉपर्टी क्रिएट की होगी एज सिक्योरिटी, तो वो वाले लोन होंगे। कुछ कुछ जैसे स्टूडेंट लोन्स वगैरह होंगे या क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह होंगे जहां पे मॉर्गेज सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी। तो लोन टाइप के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म वाले अलग हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले अलग हो सकते हैं मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग। क्रेडिट क्वालिटी के अकॉर्डिंग वही है कि कौन से लोन जो है वो रिस्की हैं, कौन से लोन मीडियम रिस्की है, कौन से लेस रिस्की हैं, उसके अकॉर्डिंग यानी कैटेगरी बनाओ एंड देन डिसाइड करो। ऑब्वियस है ना कि बैंक अपने सबके सब लोन्स को तो सिक्योरिटाइज नहीं करेगा, कैटेगरी बनाओ एंड देन जिस कैटेगरी को आपको सिक्योरिटाइज करना है डिसाइड दैट, ठीक है। दिस पूल ऑफ लोन्स विल सर्व एज अ कोलेट्रल फॉर इशुइंग सिक्योरिटीज, मतलब वही इसी के बैकिंग पे तो सिक्योरिटी इशू की जाएगी। वही चीज है, घुमा घुमा के बोलेगा बस ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट पता है हमें स्टेप नंबर 3 क्या होता है, क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ऊपर भी पढ़ा था हमने। The lender establishes a separate legal entity called special purpose vehicle or a special purpose entity, याद करो, which can be in the form of a company or in the form of a trust। कंपनी भी बन सकती है, ट्रस्ट भी इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर द असेट्स। अब एसपीवी बनाई है तो एसपीवी बनाने के बाद जो बैंक है ओरिजिनेटर है वो अपने एसेट्स को ट्रांसफर करेगा टू दैट एसपीवी। तो द लेंडर सेल्स द पूल ऑफ लोन्स। अभी जो लेंडर है जो भी उसको सिक्योरिटाइज करना है टाइप ऑफ लोन, वो उसको किसको सेल करेगा, एसपीवी को सेल करेगा, इफेक्टिवली रिमूविंग द असेट्स फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट। एसपीवी को सेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बैलेंस शीट से वो रिमूव हो जाएंगे। ये कल हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। इन रिटर्न एसपीवी लेंडर को पेमेंट कर देगा फॉर द असेट्स ऑफन यूजिंग फंड्स रेज्ड फ्रॉम इशूइंग सिक्योरिटीज। एसपीवी कैसे पेमेंट कर रहा है, जिस सिक्योरिटी को उसने इशू करा है इन्वेस्टर को, उससे जो पैसा आया है ना, उसको यूज करके एसपीवी ने पेमेंट कर दिया लेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग के बारे में भी मैंने आपको कल हल्का सा बता दिया था। मतलब बेसिकली अलग अलग टाइप के आप क्रिएट कर रहे हो असेट्स, जिसके मतलब जो टाइप्स हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब आपने कैसे क्रिएट करा है, रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क एंड रिटर्न के अकॉर्डिंग। वह लैंग्वेज पढ़ो। द एसपीवी डिवाइड्स the pool of loans, एक सेकेंड, the SPV divides the pool of loans into different risk classes, ठीक है। रिस्क के अकॉर्डिंग हम उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में या 4 अलग अलग कैटेगरी में, जनरली 3 कैटेगरीज ही होती है, तो हम अलग अलग कैटेगरीज में उसको डाल देते हैं रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उन कैटेगरीज को हम बोलते हैं ट्रेंचेस, ठीक। ईच ट्रेंच हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। हर जो कैटेगरी है, हर जो ट्रेंच है, उसका एक अलग लेवल का रिस्क और रिटर्न होता है, catering to different investor risk appetites। अलग अलग इन्वेस्टर से कल भी हमने डिस्कस किया था, राइट, कि अलग अलग जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। कोई रिस्क ज्यादा लेने के लिए रेडी रहता है, कोई नहीं ले पाता है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने सब कैटेगरी क्रिएट कर लिया, तो मैं जैसा चाहिए वैसा ले लो। दीज ट्रेंचेस आर टिपिकली कंसिडर्ड। अब जो ये 3 मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, इनका नाम क्या है, देखो, सीनियर, मेजेनाइन एंड जूनियर और इक्विटी। अब ये क्या होते हैं, वैसे तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये नाम नाम पता होना चाहिए, ठीक है, बट इसको ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बॉक्स में डाल रखा है। इसका यहाँ पे जो रेलेवेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब आपको एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, करके आ जाते हो तो अच्छी बात है, बट क्योंकि मैं पता है कि 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो एज सच इतना हमें कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और बस आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए है ये, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो क्या बोला कि जो यहाँ पे असेट्स है, मतलब जो रिसीवेबल्स है, जो लोन्स है, बैंक उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क लेवल। एक होती है क्लास ए। क्लास ए को हम बोल सकते हैं सीनियर ट्रेंच, क्लास बी मेजेनाइन ट्रेंच, ठीक है, और क्लास सी जूनियर ट्रेंच। सिंपल है, जो मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट करा ना, उसको भी पढ़ लोगे तो भी काम समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला, सबसे पहले जो सीनियर ट्रेंच है, सीनियर ट्रेंच इज वेरी सेफ, गेट्स पेड फर्स्ट एंड लोअर रिटर्न्स। मतलब ये ट्रेंच सबसे सेफेस्ट है। इसका मतलब जो पर्सन चाहता है कि वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले, और जो ये चाहता है 100% कि मुझे तो मेरा पैसा मिलना ही चाहिए रीपेमेंट, ठीक है, मुझे रिस्क लेनी ही नहीं है और मुझे तुम प्रायोरिटी पे पेमेंट करोगे,
ठीक है, तो वो कौन सी वाली सिक्योरिटीज परचेज करेगा? सीनियर ट्रेंच वाली। मेजेनाइन ट्रेंच में होता है मीडियम, ठीक है, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, ठीक है। और जो जूनियर वाली होती है वो एकदम कौन सी होती है? हाई रिस्क। हाई रिस्क है तो रिटर्न भी हाई होगा एंड गेट्स पेड लास्ट। अब देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाऊं, जैसे मान लो बैंक है, बैंक ने अपने तीन टाइप के उसके पास में क्या है, तीन टाइप के उसके पास में अलग अलग उसने रिसीवेबल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी क्रिएट करी, रिसीवेबल्स 1, रिसीवेबल्स 2 एंड रिसीवेबल्स 3, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये वाले जो है वो सीनियर है, सीनियर है इसका मतलब ये एकदम रिस्की नहीं है, ठीक है, एकदम लेस रिस्की। रिस्की मीडियम वाले यहां पर आ गए, मीडियम रिस्की। और सबसे जो ज्यादा रिस्की है, ठीक है, हाईएस्ट हम कह सकते हैं रिस्क है यहाँ पे, वो आ गए थर्ड वाले में, जूनियर वाले में, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला कि ये अलग अलग टाइप के इसने कैटेगरी क्रिएट करी, अब इसके बेसिस पे सिक्योरिटी इशू करेंगे, है ना, मतलब इन असेट्स के बेसिस पे सिक्योरिटी इशू करेंगे। तो जो सिक्योरिटीज लेस रिस्की वाली है उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा इन्वेस्टर्स को सबसे कम मिलेगा। जैसे लेट्स से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा लेट्स से 5% मिल रहा है, मीडियम रिस्की वालों को हो सकता है 7% मिले, और जिसकी सबसे ज्यादा रिस्क है उसको इंटरेस्ट हो सकता है कितना मिले? 10% मिले। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि इस तरीके से, इसका मतलब जिसकी रिस्क सबसे ज्यादा है, तो रिस्क सबसे ज्यादा है इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ना कि एसपीवी ने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू की है, अब वो इनको पेमेंट कैसे करेगी? इन्वेस्टर्स को पेमेंट वो तब कर पाएगी जब बोरोवर्स एसपीवी को पेमेंट कर देंगे। तो बोरोवर्स भी, तो आपको क्या लगता है कि 100% बोरोवर्स हम कह सकते हैं कि पेमेंट कर देंगे? कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ कुछ लोग ऐसे निकल ही जाते हैं ना जो एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, जो पे नहीं करते हैं। तो अब उस केस में जैसे लेट्स से यहाँ पर हमें पेमेंट करना था 100 करोड़ का टू इन्वेस्टर्स, मान लो बोरोवर्स ने कितना ही पेमेंट दिया? 90 करोड़ का ही पेमेंट दिया, मतलब 10 करोड़ कम पेमेंट दिया। तो अब जो 90 करोड़ का पेमेंट है इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी पे किसको पेमेंट होगा? जो अपनी सीनियर ट्रेंच है, क्योंकि वो सबसे कम रिस्की है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको पेमेंट होगा? ये 90 करोड़ में से सीनियर वालों को, ठीक है। उसके बाद किसको पेमेंट होगा? मीडियम वालों को, मेजेनाइन को। और सबसे एंड में किसको पेमेंट होगा? जो ये रिस्की वाले। तो अब इनको ऑब्वियस सी बात है पैसा जो है वो सबसे एंड में मिल रहा है, तो इनकी रिस्क सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, कि अगर डिफॉल्टिंग होते हैं बोरोवर्स तो वो झेलना किसको पड़ेगा? इनको। बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया उनको, और इन वालों को इंटरेस्ट हमने कम दिया है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम बिल्कुल कम रिस्की हो, तुम्हें पेमेंट होगा ही होगा, तो हम तुम्हें इंटरेस्ट भी कम देंगे। तो जो भी इन्वेस्टर है, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर ही विशेस, लाइक उसको जो लगता है कि मुझे जितना रिस्क लेना चाहिए, सीनियर, मेजेनाइन या जूनियर में से उसको जो सिक्योरिटी सही लगती है वो सिक्योरिटी को परचेज करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है। एग्जाम में आपको जो है ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम नाम याद कर लो। क्या क्या नाम है? सीनियर, मेजेनाइन मतलब मीडियम, और जूनियर, ठीक है। ये पूरी लैंग्वेज मैंने लिख दी है यहाँ पे। सिक्योरिटीज हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट, कंसिडर्ड लेस रिस्की एंड टिपिकली ऑफर अ लोअर रिटर्न। ये भी मत पढ़ो आप, ठीक है, अगर आपको ज्यादा एफर्ट लगता है तो। जो ये रेड वाला है ना ये पढ़ लो, वेरी सेफ, गेट्स पेड फर्स्ट, लोअर रिटर्न्स। मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सेकेंड नंबर पे आते हैं, है ना। लोअर प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट देन क्लास ए, मतलब क्लास ए इनसे आगे ही रहेंगे, ये क्लास ए के बाद रहेंगे, बट क्लास सी से पहले रहेंगे, है ना। एंड जूनियर लोएस्ट प्रायोरिटी एंड कंसिडर्ड मोर रिस्की, और इनकी रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए दे आर पेड हायर रिटर्न्स, ठीक है। चलो, ये सब चीजें किसमें आ गई? ट्रेंचिंग में। तो अलग अलग टाइप के ट्रेंचेस क्रिएट करो। अच्छा, फिर हमने पढ़ा ही था, क्या दिलवाना है हमें? हमें दिलवाना है क्रेडिट एनहांसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एसपीवी में यूज वेरियस enhancement techniques to make the securities more attractive. एग्जाम्पल थर्ड पार्टी गारंटी, जो हमने कल एग्जाम्पल लिया भी था। बैंक्स को या इंश्योरेंस कंपनीज को हम बोल सकते हैं कि भाई गारंटी ले लो, तो इससे इन्वेस्टर्स ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने रेटिंग की भी कल डिस्कशन कर लिया था। एसपीवी हायर्स
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्यों? टू असेस द क्रेडिटवर्दीनेस ऑफ ईच ब्रांच, हर ब्रांच की वो रेटिंग देंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल, हमें दिख ही रहा है ना। ये जो रेटिंग है इसकी हाईएस्ट रेटिंग होगी सीनियर की, इसकी मीडियम रेटिंग होगी, और सबसे कम रेटिंग, रिस्क की कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, सबसे कम रेटिंग किसकी होगी? सी की। ठीक है, तो वो रेटिंग देने के लिए द रेटिंग एजेंसीज असाइन रेटिंग्स टू द ट्रांचेस बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड रिस्क। ठीक है, वही चीज बोली है, सीनियर ट्रांचेस को मिलेगी हाईएस्ट रेटिंग और जूनियर ट्रांचेस को मिलेगी लोएस्ट रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड सेल। ऑब्वियस सी बात है, अभी सब कुछ हो गया तो अभी जो इन्वेस्टर्स को हम सिक्योरिटी सेल करेंगे, तो नाउ द सिक्योरिटीज बैक्ड बाय द पूल ऑफ लोन्स। ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटीज को हमने किससे बैक कर रखा है? जो लोन है उससे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग करेंगे, सेल करेंगे टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रांचेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट ट्रांचेस बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो उनको ठीक लगता है, सीनियर, ठीक है, मीडियम, लोअर, जो भी उनको ठीक लगता है वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कैश फ्लोज। ऑब्वियस सी बात है, जैसे बोरोवर पेमेंट करता जाएगा, ठीक है, सर्विसर को, सर्विसर पहुंचाएगा एसपीवी को, एसपीवी पहुंचाएगा इन्वेस्टर को। ठीक है, एज द बोरोवर्स ऑफ द अंडरलाइंग लोन्स मेक पेमेंट, कैश फ्लोज आर कलेक्टेड बाय द सर्विसर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा? डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे हम इन्वेस्टर्स को, वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि पेमेंट की टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, कब कब पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा, ये सारी चीजों के बारे में भी एक टॉपिक आएगा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप क्या याद रखो, पेमेंट कैसे होगा? एज पर द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, और ये मैं पता ही है, जो सीनियर ट्रांचेस है उनको प्रायोरिटी मिलती है ओवर जूनियर ट्रांचेस इन रिसीविंग पेमेंट्स। पहला पेमेंट होगा सीनियर को, नेक्स्ट होगा मेजनाइन को, नेक्स्ट होगा, लास्ट होगा मतलब जूनियर को। ठीक है, लास्ट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी। सर्विसर जो है उसका काम रहेगा कि वो मॉनिटर करता रहे परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग लोन्स एंड प्रोवाइड्स रेगुलर रिपोर्ट्स टू द इन्वेस्टर। ऑब्वियस बात है कि अगर कोई बोरोवर है, जैसे मान लो उस बोरोवर ने एक बार ड्यू डेट आ गई, पेमेंट नहीं किया, दो बार पेमेंट नहीं किया, तो ये सारी चीजें जो है वो नोटिस में रखना जरूरी है ना, कि हमें दिखना चाहिए ना कि अच्छा ये बोरोवर डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर रहा है तो हम पहले ही एक्शन ले लें, है ना। और ये सारी चीजें हम पहले ही किसको बताते चले? इन्वेस्टर्स को बताते चले। तो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग कौन करता रहेगा? सर्विसर। तो ये अपना पूरा जो टॉपिक है वो कौन सा हो गया? प्रोसेस। तो जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा वो पूरा प्रोसेस हमें बस लैंग्वेज में लिखना है। तो पार्टिसिपेंट्स में भी ये सब चीजें आई थी, बस आपको लैंग्वेज ही तो चेंज करनी है। पार्टिसिपेंट्स में आपको बस इसके अकॉर्डिंग लिखना है कि ये पार्टीज होती हैं, प्रोसेस में आपको स्टेप वाइज लिख देना है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो सेम ही चीज चल रही है। ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। ओके, इसके बाद में हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। की सिक्योरिटाइजेशन ठीक है बट उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। भी बहुत बेसिक सा टॉपिक है। देखो क्या बोला है, पॉइंट नंबर 1, दो, थ्योरेटिकली कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटाइजिंग असेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द कॉस्ट ऑफ मेन स्ट्रीम फंडिंग। एक्चुअली सिक्योरिटाइजेशन हैज प्रूव टू बी ए कॉस्टली सोर्स। कल याद है, कल हमने एक टॉपिक किया था जब पे बेनिफिट्स किए थे हमने, और वहां पे अपना एक पॉइंट आया था कि जो ओरिजिनेटर है उसके लिए एक सोर्स ऑफ फंडिंग है और उसकी कॉस्ट कम आती है। तो अब ये बोल रहा है कि ठीक है, थ्योरी में तो हमें समझ में आ गया कि कॉस्ट कम आ रही है, बाकी आप फंडिंग करोगे, लोन वोन लोगे तो हो सकता है कॉस्ट ज्यादा आ जाए, बट एक्चुअली ये नोटिस किया गया है प्रैक्टिकली कि सिक्योरिटाइजेशन की कॉस्ट आती, देखो ऑब्वियस है ना, क्यों नहीं आएगी? आप सोचो, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, एसपीवी बनेगा, अच्छा उससे पहले भी अरेंजर, अरेंजर को रखोगे तो वो पैसे लेगा, एसपीवी बनेगा, ठीक है, तो कंपनी बनाते हो, ट्रस्ट बनाते हो, प्रोसेस कॉस्ट आती ही है ना, इनकॉर्पोरेशन वगैरह की कंपनी की कॉस्ट आती है, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला कि जो एसपी पूरा काम करेगा तो वो अपना मार्जिन काटेगा। ठीक है, उसके अलावा सर्विसर वगैरह जो है ये सब काम करेगा तो उसकी भी फीस वगैरह जो है वो जाएगी जाएगी, भले वो बैंक है बट हाँ ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो होती ही है ना। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि इट हैज प्रूव टू बी अ कॉस्टली सोर्स प्राइमरीली इन द एमर्जिंग मार्केट ड्यू टू हायर प्रीमियम डिमांडेड बाय इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर्स भी कम नहीं है, उनको भी अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। ठीक है, वो भी कम नहीं है कि भाई हम तो कम जो है रिटर्न में नहीं चलेंगे, हम सिक्योरिटीज में अगर तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो हमें बदले में रिटर्न भी अच्छा खासा चाहिए।
एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ रेटिंग एंड लीगल फीस। एक हमने क्या पढ़ा था कि रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उनसे रेटिंग करवाना होता है हमें, सर्विसर की फीस आती है, तो ये सब की भी तो फीस आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अल्टीमेटली पूरे प्रोसेस में बहुत जगह पे अलग अलग टाइप की फीस आ जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्टली हो ही जाता है। तभी मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे नहीं है कि 2-4 रुपए मतलब कम वैल्यू के लोन के लिए कोई भी ओरिजिनेटर सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस नहीं ही करना चाहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वही है, एसपीवी को सेटअप करना कोई छोटी बात नहीं है। सेटिंग अप ऑफ एसपीवी रिक्वायर्स हाई इनिशियल पेमेंट। चाहे आप कंपनी बना रहे हो, ट्रस्ट बना रहे हो, उसको सेटअप करना ही अपने आप में काफी कॉस्ट जो है वो आएगा उसमें। देयर इज अ सर्टेन मिनिमम इकोनॉमिक साइज बिलो विच सिक्योरिटाइजेशन इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। वही है कि अगर जैसे मान लो बैंक है, बैंक के 1 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का लोन है, ठीक है, उसको सिक्योरिटाइज करना चाहता है और मान लो सिक्योरिटाइजेशन की कॉस्ट आ रही है 10 करोड़, लोन सिक्योरिटाइज करा 1 करोड़ का, प्रोसेस कॉस्ट आ रही है 10 करोड़ की, कोई सेंस बन रहा है क्या इस बात का? 100 करोड़ का लोन है और प्रोसेस कॉस्ट 10 करोड़ की है, तब बेनिफिशियल है। इसका मतलब हम हर टाइप के लोन को सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते। कुछ ज्यादा वैल्यू का लोन है, एक मिनिमम इतनी वैल्यू का लोन तो होना ही चाहिए, तभी जाके हम ये काम करेंगे, तभी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटाइजेशन में क्या चाहिए होता है, हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सिक्योरिटाइजेशन में जो बैंक्स होते हैं, मतलब जो ओरिजिनेटर वगैरह होता है, जो एसपीवी वगैरह होता है, उनको बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, इन्वेस्टर्स को सब कुछ बताना पड़ता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बोरोवर का क्या बिहेवियर है, क्या वो पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो एक एक चीज बतानी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि बैंक्स वगैरह की जो बहुत सारी इंटरनल पॉलिसीज हैं, सीक्रेट्स वगैरह भी कभी कभी आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम रहता है। तो सिक्योरिटाइजेशन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर इन एडिशन टू दिस डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर। मतलब हमें रेगुलेटर्स को तो बताना पड़ता ही है, ठीक है, जो रेगुलेटर्स हैं उनके अलावा सर्विसर्स, इनको बताओ, ट्रस्टीज, रेटिंग एजेंसीज एंड इन सम सर्कमस्टांसेस इवन टू इन्वेस्टर। मतलब जितने भी लोग इन्वॉल्व है सबको बताना ही पड़ेगा ना, बिकॉज एक बात बताओ, अगर आप किसी को प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उसको डेटा ही नहीं दोगे, बताओगे ही नहीं, डिटेल्स ही नहीं दोगे, तो उसको काम समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड ओनली इन asset backed securities which have a high quality, so banks can securitize only better quality receivables। obvious सी बात है ना कि इन्वेस्टर्स उसी सिक्योरिटीज में इंटरेस्टेड रहते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, दैट मीन्स डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम है। तो अच्छी क्वालिटी के लोन्स, मतलब जहां पे बोरोवर का रिस्क बहुत कम हो जाए, ठीक है, रिस्क एज इन बोरोवर का नॉन रीपेमेंट वाला रिस्क। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोरोवर रीपे ही नहीं कर रहा, बिकॉज बोरोवर रीपे नहीं करेगा तो वो रिस्क अल्टीमेटली किस पे ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टर्स पे। तो इन्वेस्टर्स हमेशा ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो एकदम रिस्की कम है, ठीक है, हाई क्वालिटी है बेसिकली, जिनकी रेटिंग्स अच्छी है। ठीक है, तो जो बेकार रेटिंग्स वाले हैं उनमें कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए इतना इजीली रेडी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। बेसिक सी चीज है, हर बैंक का अपना खुद का एक प्रोसेस है, कैसे लोन देना है, कैसे डील करना है, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ही होगा, कैसे भी हो जाता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन वगैरह भी आ जाती है। तो एवरी ओरिजिनेटर फॉलोज हिज ओन प्रोसीजर। हर एक ओरिजिनेटर अपना खुद का प्रोसेस फॉलो करता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन and administration of the process, so having lack of standardization is another obstacle। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लास्ट पॉइंट है, as per current accounting standards securitization accounting leads to upfront booking of profits। क्या बोला कि अभी जो अकाउंटिंग चलती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे बैंक है, अब बैंक जो है बेसिकली उसने अपने जितने भी सारे ये रिसीवेबल्स है उसको सेल किया एसपीवी को, तो बैंक को बोला जाता है कि अपनी बुक्स में आप अपफ्रंट मतलब इमीडिएट क्या कर लो, प्रॉफिट्स बुक कर लो। ठीक है, these profits represent not only the profits in cash while making the sale but even estimated profits based on future profitability of the transaction। बेसिकली देखो क्या बोलना चाह रहा है, this profit includes not just realized gains but also estimated future profits। इसका मतलब ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जितना पैसा अभी आपके पास में आया, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन करके, ट्रांसफर करके, सेल करके, वो तो लिख ही लो, और फ्यूचर का जितना भी होगा प्रॉफिटेबिलिटी, इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है,
ठीक है, वो सब कुछ भी लिख दो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि हम पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, जो भले ही हमें बाद में रिसीव होगा, उसको हम पहले ही बुक कर रहे हैं अपनी बुक्स में। ठीक है, तो हम प्रेजेंट में जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो भी हमने अभी बुक कर लिया, और आगे जाके जो गेन होगा वो भी हम पहले से ही बुक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखेगी, बिकॉज उसने फ्यूचर वाले प्रॉफिट्स को भी पहले से ही बुक कर लिया, जो पैसा फ्यूचर में आएगा वो भी पहले से ही दिखा दिया। ठीक है, तो मेकिंग द बैलेंस शीट लुक आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बोला कि सारा जो प्रॉफिट है वो उनको अपफ्रंट ही बुक करना पड़ता है, जो प्रॉफिट अभी आया वो भी, और जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक को जो बाकी बेनिफिट होगा, कि बैंक कहाँ कहाँ पे इस पैसे को यूज कर सकता है, जो भी सारी चीजें हैं, वो सब चीजें भी बैंक पहले से ही सोच के पहले से ही उसमें आपको रिकॉर्ड करनी है। तो जिसकी वजह से हमें दोनों चीजें पहले रिकॉर्ड कर लेनी है, प्रेजेंट में जो पैसा आया और जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मिसलीड हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके प्रॉब्लम्स हो गए ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपना आता है, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एंड देन अपना जो ये चैप्टर है वो हो जाएगा खत्म। क्या टॉपिक है, देखो, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्योरिटाइजेशन, ऐसे तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 5-6 टॉपिक्स हैं आपके पूरे। सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, अब देखो ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको सबसे पहले दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला, असेट बैक्ड सिक्योरिटीज, एंड सेकंड क्या बोला गया, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बस अभी हमें लैंग्वेज और नाम नाम ध्यान रखना। देखो पहला क्या बोला है, असेट बैक्ड सिक्योरिटीज, एंड सेकंड क्या बोला है, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। बहुत ही सिंपल सी चीज है, सुनना ध्यान से। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मॉर्गेज बैक। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोरोवर है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोरोवर है, ठीक है, बोरोवर ने अगर बैंक से कोई लोन लिया, बोरोवर ने अगर बैंक से कोई लोन लिया, जैसे लेट्स से 10 करोड़ का, और बदले में बोरोवर ने बैंक के फेवर में क्या क्रिएट किया, मॉर्गेज, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट की, जैसे लेट्स से लैंड के ऊपर किया, अपने घर के ऊपर किया, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह है लेट्स से 15 करोड़ की, वो बैंक के फेवर में इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, मॉर्गेज क्रिएट कर दिया। अब बैंक इस वाले लोन के चलते, मतलब जो बैंक है वो इस वाले लोन की बैकिंग पे अगर एसपीवी बनाकर, अगर एसपीवी बनाकर क्या इशू कर रहा है, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, तो वो जो सिक्योरिटीज हैं, वो जो सिक्योरिटीज हैं, तो आप मुझे बताओ वो सिक्योरिटीज हम कह सकते हैं ना, दे आर बैक्ड बाय दीज मॉर्गेज वाली चीजें। इसका मतलब अगर एसपीवी ने सिक्योरिटीज इशू करी है टू इन्वेस्टर, तो अब यहाँ पे एसपीवी इन इन्वेस्टर्स को पैसा कैसे पे करेगी, जब ये बोरोवर बैंक को पे करेगा या सर्विसर को पे करेगा, एज द केस में भी। तो अब अगर मान लो ये बोरोवर बैंक को पे नहीं कर पाता है, तब भी तो बैंक के पास एक ऑप्शन है ना, अगर बोरोवर पे नहीं करता तो बैंक के पास सिक्योरिटीज है, बैंक इन सिक्योरिटीज को सेल करेगा, और सिक्योरिटीज को सेल करके पैसा तो आने ही आना है, और वो पैसा किसको पे कर दिया जाएगा, वो पैसा पे कर दिया जाएगा इन्वेस्टर को। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें ऐसी टाइप की सिक्योरिटीज जिसकी बैकिंग, मतलब जिसका बेस क्या है, मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टीज, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज। मतलब जो सपोर्ट में असेट्स है ना, वो कौन से वाले असेट्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह, घर वगैरह, जिनके ऊपर मॉर्गेज डेट, मतलब प्रॉपर अच्छी खासी सिक्योरिटी है, तो ये सेफ है। और ऑब्वियस ये बात है, ये सेफ है, रिस्की कम है, तो इन्वेस्टर्स प्रेफर करेंगे ज्यादा। ठीक है, और जो दूसरा होता है सेकेंड वाला, वो क्या होता है अपना एबीएस, दैट इज असेट बैक्ड सिक्योरिटीज। असेट बैक्ड सिक्योरिटीज में जो होता है, जो टाइप का लोन होता है, वो लोन ऐसा नहीं होता है जिसके बदले में बैंक ने आपसे कोई लैंड या प्रॉपर्टी लिया हो। ठीक है, तो वो कौन सा लोन होता है, तो वो हो सकता है कि बैंक ने बोरोवर को जो लोन दिया है, वो कौन कौन सा टाइप का लोन हो सकता है, जैसे लेट्स से स्टूडेंट लोन का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो स्टूडेंट लोन है, तब वहां पे ऑब्वियसली बात है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा बैंक। ठीक है, ऑटोमोबाइल लोन है,
कोई व्हीकल वगैरह परचेज, कार वगैरह परचेज करने के लिए बैंक ने लोन दिया, ठीक है, तो उस केस में जनरली जो होता है वो उसी व्हीकल के ऊपर ही बैंक क्या क्रिएट कर लेता है, सिक्योरिटी क्रिएट कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर बैंक आपसे कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बोलता है कि अगर आपको ये चाहिए क्रेडिट कार्ड तो प्रॉपर्टी रखवाओ पहले हमारे पास 5 करोड़ की, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब ये ऐसे वाले लोन्स हैं जो कि बैंक किसको दे रहा है, बोरोवर को दे रहा है, जहां पर बदले में कोई मॉर्गेज क्रिएट नहीं हुआ है, जहां पे बदले में कोई मॉर्गेज क्रिएट नहीं हुआ है। अब ऑब्वियस ही बात है ये लोन कंपेरेटिवली ज्यादा रिस्की है ना, बिकॉज अभी वही है, बैंक ने एसपीवी को सेल किया, अभी एसपीवी ने आगे किसको सेल किया, इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर्स को पैसा देंगे तो ऑब्वियस है जो सिक्योरिटीज है वो किसके बैकिंग पे है, इन वाले लोन की बैकिंग पे, जिनके बदले में हम कह सकते हैं कि कोई भी लैंड या मॉर्गेज रिलेटेड नहीं है अल्टीमेटली। तो ये रिस्की ज्यादा होंगे बिकॉज प्रॉपर्टी नहीं है ना, कि अगर वो डिफॉल्ट कर देते हैं तो वो रिस्की ज्यादा चीज है, बिकॉज ऊपर वाले केस में डिफॉल्ट करते ही बैंक क्या सेल कर सकता है, लैंड प्रॉपर्टी, बट इस केस में ऐसा नहीं कर सकता है बैंक, तो यहाँ पे रिस्की ज्यादा है। तो ये वाले लोन्स का अगर सिक्योरिटाइजेशन करता है बैंक तो ये लोन्स रिस्की ज्यादा होते हैं, और ऑब्वियसली बात है अब रिस्की ज्यादा है तो इन्वेस्टर्स का हम इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो असेट बैक सिक्योरिटीज होती हैं उस पे बैंक जो है, सॉरी एसपीवी जो है वो ज्यादा ही इंटरेस्ट देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मॉर्गेज वाली, ठीक है। चलो अब इसको हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज असेट बैक्ड है ना, असेट बैक्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच आर बैक्ड बाय इनकम जनरेटिंग असेट्स विच आर नॉन मॉर्गेज्ड, मतलब इनकम जनरेटिंग एसेट्स तो हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए जैसे ऑटो लोन्स, वही ऑटोमोबाइल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, इनकम जनरेटिंग तो है ही ना, बैंक के पास पैसा तो आएगा ही ना अल्टीमेटली, लेकिन क्या ये मॉर्गेज है या नॉन मॉर्गेज है, नॉन मॉर्गेज है, दैट इज दीज आर लोन्स विदाउट प्रॉपर्टी एज कोलेट्रल, कोई लैंड, कोई हाउस, कोई प्रॉपर्टी नहीं है इनके बदले में एज अ कोलेट्रल, ठीक है, तो ये रिस्की ज्यादा होते हैं। These are created when a company sells its loans or debts to an issuer SPV that then packages them into a portfolio to sell to investors। ये तो वही आपको सेम लैंग्वेज दी हुई है सिक्योरिटाइजेशन की, ये कुछ नया नहीं है। These में act as an alternative of bond investment। जैसे नॉर्मली अपने क्या होते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होता है ना, कि किसी भी कंपनी ने आपको बॉन्ड इशू किया, ठीक है, अनसिक्योर्ड वाले एक तरीके से बॉन्ड इशू किया, आपने वो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके बॉन्ड में पैसा लगा दिया, ठीक है, विथ पोटेंशियली बेटर रिटर्न। अब ऑब्वियसली बात है वो रिस्की है तो रिटर्न ज्यादा पे करना पड़ेगा, तभी तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, है ना। और मॉर्गेज बैक वाली कौन सी है, मॉर्गेज बैक वाली है सीरीज ऑफ सिक्योरिटीज कोलेट्राइज्ड बाय, ये ऐसे सिक्योरिटीज हैं जिनके कोलेट्रल में, ठीक है, एज सिक्योरिटी मॉर्गेज पड़ा हुआ है, सिक्योर्ड असेट्स, मॉर्गेज अगेंस्ट लोन्स, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब पड़ा हुआ है, that are formed by pooling together mortgages exclusively। यानी ऑब्वियसली बात है बैंक ने उन वाले लोन्स के ऊपर सिक्योरिटाइजेशन करना चाहा है जो लोन्स मॉर्गेज वाले, जैसे आपको याद होगा ना हमने प्रोसेस पढ़ा था असेट को पूल करना है, तो कौन से वाले असेट्स पूल किए हैं, मॉर्गेज वाले, सच एज होम लोन मॉर्गेज, इक्विपमेंट लोन, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। फॉर एन इन्वेस्टर एमबीएस इज अट्रैक्टिव बिकॉज देयर एग्जिस्ट मॉर्गेज एज द बैक, इनके लिए ये अट्रैक्टिव है क्योंकि कम रिस्की, पता है ना अगर उनको पैसा नहीं दिया बोरोवर ने तो हमें पैसा मिल ही जाएगा, कैसे, प्रॉपर्टी बेच दो उसकी, असेट बेच दो उसका, जो भी सिक्योरिटी है, तो ये हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, एबीएस में कम रहते हैं, ठीक है, तो एबीएस में इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या देना पड़ता है बैंक को, बेटर रिटर्न्स, ओके। तो ये अपने दो हो गए। आपके मॉड्यूल में स्टडी मैट ने बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन असेट बैक्ड एंड मॉर्गेज बैक, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, ठीक है। चलो अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक है, मतलब इसी का एक सब टॉपिक हम कह सकते हैं, अब आपको अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज बताइए, ठीक है। जैसे हमने आपको याद होगा जब ये डायग्राम पढ़ा था तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था कि जो सिक्योरिटीज है, ये सिक्योरिटीज को आप क्या क्या बोल सकते हो, आप इन सिक्योरिटीज को बोल सकते हो चाहे सिक्योरिटी बोल लो, चाहे सर्टिफिकेट बोल लो, चाहे नोट्स बोल लो, है ना, मैंने कहा था अभी तो कुछ भी बोल लो। अब आप स्पेसिफिकली किसको क्या बोलोगे वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय एसपीवी इन सिक्योरिटाइजेशन आर, ठीक है, अभी भी आपसे पूछ सकता है, इसके ऊपर भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है
कि सिक्योरिटीज कौन कौन सा टाइप्स की होती हैं। चलो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले हम दो टाइप के पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स एंड पे थ्रू सर्टिफिकेट्स भी बोल सकते हैं या पे थ्रू सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं। तो पास थ्रू और पे थ्रू, ठीक है। अब बहुत ही सिमिलर सा नाम है, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ के जाना, पास थ्रू एंड पे थ्रू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्या है, पास थ्रू सर्टिफिकेट। अब देखो पास थ्रू इसका मतलब क्या है, सिंपल है, जैसे ही बोरोवर ने पैसा पे किया एसपीवी को थ्रू सर्विसर ऑब्वियसली, जैसे ही बोरोवर ने पैसा पे किया एसपीवी को, वैसे ही एसपीवी उसको पास कर देगी आगे, पास ऑन कर देगी आगे। किसको पास ऑन कर देगी आगे, इन्वेस्टर्स को। मतलब जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है, किससे आता जा रहा है, आता जा रहा है बोरोवर से, वैसे वैसे पास थ्रू करते जाओ, किसको करते जाओ, इन्वेस्टर को, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं टाइप्स, तो सबसे पहले हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, पास थ्रू। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पे कौन है, बोरोवर्स, ठीक है। अब लेट्स से जो अपने बोरोवर है, बोरोवर किसको पे कर रहे हैं, एसपीवी। अब आपको पूरा प्रोसेस पता है कि वो सर्विसर को करेंगे, सर्विसर फॉरवर्ड करेगा, वो सब चीजें मैं वापस यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, बट आपको पता है ना। तो बोरोवर ने पैसा किसको पे किया, एसपीवी को। अब बोरोवर कौन सा पैसा पे करेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है, ये पैसा वो पे करेगा। कभी कभी वो जो है वो कौन सा पैसा पे करता है, प्री पेमेंट कर देता है, मतलब अपने टाइम ड्यूरेशन खत्म होने से पहले ही वो पूरा पैसा पे कर देता है, तो वो प्री पेमेंट होता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। बट जनरली कौन सा मानो आप, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। तो मान लो बोरोवर जैसे जैसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर रहा है टू एसपीवी, एसपीवी उसको आगे फॉरवर्ड करती जाएगी, किसको फॉरवर्ड करती जाएगी, टू इन्वेस्टर्स, किसको फॉरवर्ड करती जाएगी, टू इन्वेस्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बोरोवर है, मान लेते हैं बोरोवर का लोन है 10 साल का, बोरोवर का लोन जो है उसका टेन्योर कितना है, 10 इयर्स का, और बोरोवर मान लेते हैं पेमेंट मंथली कर रहा है, जो वो अपने इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो मंथली पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स से मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल है 500 रुपए का और इंटरेस्ट है 50 रुपए का। प्रिंसिपल कितना है 500 का, इंटरेस्ट कितना है 50 रुपए का। और ये इसने कैसे पे किया, ये इसने पे किया मंथली, ये इसने पे किया मंथली। तो अभी जो एसपीवी है, एसपीवी भी मंथली, एसपीवी भी मंथली पे कर देगा 500 प्लस 50, किसको, इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनेटली, मतलब जिस भी इन्वेस्टर का जितना भी बनता है ना प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, वो उसको पे कर देगा। अब मैंने यहाँ पे पूरा पैसा लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिकली क्या होता है, एसपीवी जो भी अपने चार्जेस वगैरह, कमीशन वगैरह, वो सब तो काटेगा ही ना, ऑब्वियसली उसको भी प्रॉफिट कमाना है। तो वो जो भी है अपना अमाउंट डिडक्ट करके जो भी है रिमेनिंग अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देगा, इन्वेस्टर को। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अमाउंट कितना भी है, बट जो ड्यूरेशन रहेगी, जो ड्यूरेशन रहेगी वो सेम रहेगी। अगर ये मंथली है तो इसने मंथली दिया है, तो एसपीवी भी आगे मंथली ट्रांसफर कर देगा, पास कर देगा, बेसिकली हम कह सकते हैं पास कर देगा, किसको, इन्वेस्टर को। जैसे मेरे पास आया मैं वेस्ट में पास कर रही हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, पास थ्रू। अच्छा, अब ये बोरोवर कितने टाइम तक पेमेंट करता रहेगा एसपीवी को, मतलब मेच्योरिटी कितनी रहेगी, 10 साल की, तो वो 10 साल तक हर मंथ पेमेंट करता रहेगा, करता रहेगा। तो यहाँ पे भी ये पेमेंट जो एसपीवी है आगे करता रहेगा इन्वेस्टर्स को, तो इसकी भी मेच्योरिटी कितनी रहेगी, अप टू 10 इयर्स। ये भी तो मंथली पे करेगा अप टू 10 इयर्स, ये भी तो जो अपना बोरोवर है वो पे करेगा अप टू 10 इयर्स। तो सिमिलरली वैसे ही एसपीवी भी कब तक पे करेगी, मतलब सेम कॉपी पेस्ट, जैसे मुझे मिलेगा, मुझे अगर 10 बार पैसा मिल रहा है तो मैं तुम्हें भी 10 बार दूंगी, मुझे 40 बार मिल रहा है अलग अलग टाइम पे, तो मैं तुम्हें भी 40 बार दूंगी अलग अलग टाइम पे। जैसे मुझे मिलेगा मैं वैसे में आगे फॉरवर्ड करती जाऊंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, पास थ्रू, ठीक है। अब लैंग्वेज पढ़ो, देखो क्या बोला है यहाँ पे, इन केस ऑफ पास थ्रू सर्टिफिकेट्स पेमेंट टू इन्वेस्टर डिपेंड अपॉन द कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स बैकिंग सच सर्टिफिकेट। कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स बैकिंग सच सर्टिफिकेट मतलब बोरोवर्स,
आपको समझ में आ रहा है इतना जो ये घुमाकर लैंग्वेज दे रहा है ना, अल्टीमेटली ये किसकी बात कर रहा है, जो आपके अल्टीमेट बोरोवर्स हैं, जैसे ही उनसे पैसा आ जाएगा, वही तो है ना आपके असेट्स, रिसीवेबल्स, तो उनसे जब पैसा आएगा तो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बैकिंग सच सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यहाँ पे किसको बोला गया, जो सिक्योरिटी इशू कर रही है एसपीवी, तो उसको ही सर्टिफिकेट बोला गया है। दिस इज टू से एज एंड व्हेन cash, that is principal and interest, is received from the original borrower by, आप ये वाला पॉइंट याद करना, जैसे ही बोरोवर से पैसा रिसीव होता है एसपीवी को, इट इज पास्ड ऑन टू द होल्डर्स ऑफ सर्टिफिकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एंटायर प्रिंसिपल इज रिटर्न विद द रिटायरमेंट ऑफ असेट्स पैक्ड इन द पूल। मतलब जब तक आपको पैसा मिलेगा बोरोवर से, जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 साल, तो जो इन्वेस्टर को भी पैसा मिलता जाएगा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी 10 साल रहेगा। जैसे ही आपका फर्स्ट वाला लोन खत्म हो गया, मतलब जैसे ही बोरोवर से हमें पूरा पैसा मिल गया 10 साल, तो ये खत्म हो गया मैच्योरिटी, तो सेम टाइम पे ही ये भी खत्म हो जाएगा, सेम मैच्योरिटी, ठीक है, आपको ये याद रखना है ना। देखो क्या बोला है यहाँ पे, 10 पास थ्रू हैव अ, इनकी मैच्योरिटी कैसी होती है, सिंगल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर, उसका 10 साल है, बोरोवर वाले का तो इनका भी 10 साल रहेगा, इन्वेस्टर्स वाले सिक्योरिटीज का, उनका 25 साल होता तो इनका भी 25 होता, उनका 5 साल होता तो इनका भी 5 साल होता, सिंगल। टेन्योर ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स इज मैच्ड विद द लाइफ ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स, उनका 10 था तो इनका भी 10, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये अपना हो गया पास थ्रू। अब हम चलते हैं सेकंड पे, देखो सेकंड अपना कौन सा है, सेकंड अपना है पे थ्रू सर्टिफिकेट्स। सेकंड कौन सा है, पे थ्रू सर्टिफिकेट्स। पे थ्रू में क्या होगा, पे थ्रू में सेम नहीं होगा, पे थ्रू में बोरोवर्स का टाइम ड्यूरेशन पेमेंट करने का डिफरेंट हो सकता है, एसपीवी जो पे करेगी इन्वेस्टर्स को दैट इज डिफरेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अगेन पे थ्रू का, देखो सेकंड अपना क्या है, पे थ्रू। अब पे थ्रू सर्टिफिकेट्स भी कह सकते हो, सिक्योरिटीज भी कह सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बोरोवर है, अब बोरोवर का मान लो जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 10 साल है, कितना है टेन्योर, मेच्योरिटी 10 साल, ठीक है। अब बोरोवर पे करता जाएगा टू एसपीवी, बोरोवर पे करता जाएगा टू एसपीवी, ठीक है। मान लो बोरोवर पे कर रहा है मंथली, लेट्स से बोरोवर कब पे कर रहा है, मंथली, वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 500 प्लस 50, एग्जाम्पल लिया हमने। अब जो अपनी एसपीवी है, अब जो अपनी एसपीवी है ना, क्या एसपीवी को भी मंथली पे करने की जरूरत है, अगर फर्स्ट वाला होता पास थ्रू होता तो यस, बट क्योंकि अभी पे थ्रू है तो एसपीवी को मंथली पे करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर एसपीवी का शेड्यूल्ड एक स्ट्रक्चर हो सकता है, एज शेड्यूल्ड हम कह सकते हैं। एसपीवी ने शेड्यूल करके रखा होगा कि भाई हम कब कब पेमेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम हाफ ईयरली पेमेंट करेंगे क्या, या हम एनुअली पेमेंट करेंगे क्या, या हम हर 2 साल में पेमेंट करेंगे, या हम हर 3 साल में पेमेंट करेंगे, जो भी शेड्यूल्ड है वो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को देगी, वो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को देगी, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे तो ये जो लोन था इसकी 10 साल की मेच्योरिटी है, तो ऊपर वाले केस में इसका भी जो ये सर्टिफिकेट्स है, जो ये सर्टिफिकेट्स है ना, ये सर्टिफिकेट्स भी तो कितनी इनकी मेच्योरिटी होती, इन सर्टिफिकेट्स की मेच्योरिटी भी 10 साल की होती, मतलब ये सेम होता, ये सेम होता। लेकिन इस केस में अगर इसकी मेच्योरिटी एक ही है या इसकी मेच्योरिटी डिफरेंट है बोरोवर वाले लोन की, तो जरूरी नहीं है कि जो ये अपने सर्टिफिकेट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं जो एसपीवी इशू कर रही है, इनकी मेच्योरिटी भी 10 साल की हो, क्योंकि यहाँ पर तो पेमेंट एज शेड्यूल्ड है ना, तो अब हो सकता है एसपीवी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मेच्योरिटी स्ट्रक्चर रख ले। जैसे मान लो उसने एक रख लिया 1 साल का, एक उसने रख लिया 5 साल का, एक उसका हो गया 10 साल का, ठीक है। अब वो तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही पे करेगी, 1 साल के बाद पे करेगी, 5 साल के बाद पे करेगी, या 10 साल के एंड पे करेगी, जैसा भी है, अलग अलग हो गए। तो भले ही ये 10 साल वाला है, लेकिन एसपीवी ने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि हम कैसे कैसे पेमेंट करेंगे,
ठीक है, तो ये एसपीवी पास थ्रू में सेम टाइप से कॉपी पेस्ट नहीं कर रही है, कि पास थ्रू नहीं कर रही है। पे थ्रू का मतलब क्या है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसने अलग अलग मेच्योरिटी डिसाइड कर ली और अलग अलग वो अपने अकॉर्डिंग पेमेंट करती रहेगी। ठीक है, टू इन्वेस्टर्स, इसे हम कहते हैं पास थ्रू। देखो अब क्या बोला यहाँ पे, पेमेंट टू इन्वेस्टर डज नॉट मैच, पेमेंट टू इन्वेस्टर डज नॉट मैच विद द कैश फ्लोज फ्रॉम ओरिजिनल बोरोवर। ओरिजिनल बोरोवर तो मंथली पे कर रहा है, आपने अपने अकॉर्डिंग पे किया। एसपीवी पेज द इन्वेस्टर्स ऑन फिक्स्ड डेट, जो भी डेट्स फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेगी। ठीक है, पे थ्रू सर्टिफिकेट्स हैव अ मल्टीपल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर। जैसे ऊपर हमने क्या बात किया था, सिंगल मैच्योरिटी होती है, उसका 10 है तो आपका भी 10 रहेगा, बट यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हो सकता है वहां पे 10 है, बट एसपीवी के 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, एनुअली अलग हो गया, मतलब 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का अलग हो गया, तो अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। जैसा भी है अपने अकॉर्डिंग आप अलग अलग स्कीम्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, Thus, SPV can issue 2 or 3 different types of securities with different maturity। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है हम सेम टाइप से करें, हम अलग अलग मेच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। लाइक शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1 साल का करा, 2 साल का करा, मीडियम टर्म 5 साल का कर लिया, लॉन्ग टर्म 10 का कर लिया, तो अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विद मेच्योरिंग पैटर्न नीडेड बाय द इन्वेस्टर। ऑब्वियसली बात है, अब मान लो किसी इन्वेस्टर को 1 साल वाला चाहिए होगा, फर्स्ट वाले केस में तो आपको कंपलसरी है ना, अगर इसका 10 साल है तो हमें ये भी 10 साल तक रखना ही पड़ेगा। मान लो कोई इन्वेस्टर बोल रहा है कि मुझे तो 2 साल वाला चाहिए, है ही नहीं हमारे पास, नहीं दे सकते, तो इस केस में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है पास थ्रू में, बट पे थ्रू वाले में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज इस केस में अलग अलग मेच्योरिटी पैटर्न्स है। ठीक है, तो these have greater flexibility with varying maturity pattern needed by the investor. So in case of pay through certificates, SPV instead of transferring undivided interest on the receivables issues debt securities such as bonds repayable on fixed. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करेगा वो, कि जब हमें मिलेगा तो हम आपको भी दे देंगे, वो चीज ना करके अलग अलग क्या कर रहा है, मेच्योरिटी स्ट्रक्चर, जैसे अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड होता है, वैसे टाइप से वो कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पे थ्रू सर्टिफिकेट। तो अभी आई होप आपके दोनों क्लियर होंगे, और यही दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास थ्रू और पे थ्रू। ठीक है, इसके बाद में आपको 2 और गिवन है। देखो, एक का नाम क्या है, इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट्स, और एक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अभी भी बहुत सिंपल है, आप सुनना ध्यान से। क्या होता है अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अपना पॉइंट नंबर 3 क्या है, इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट्स, जिसे हम IO भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ओनली। और इसके बाद में अपना क्या है, प्रिंसिपल ओनली, है ना। एक अपना क्या है, पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल ओनली, जैसे हम PO भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है, नाम से क्लियर है। बोरोवर है, बोरोवर है, ठीक है, बोरोवर ने ऑब्वियस सी बात है SPV को पेमेंट किया, इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं, रुको। बोरोवर है, बोरोवर ने पेमेंट किया होगा SPV को, और ऑब्वियस है SPV आगे वो किसको ट्रांसफर करना चाहेगा, इन्वेस्टर को, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब बोरोवर से क्या क्या पैसा रिसीव होगा, तो बोरोवर एक तो देगा प्रिंसिपल का पैसा और एक देगा इंटरेस्ट का पैसा। अब मान लो प्रिंसिपल का पैसा उसने दिया कितना, 100 रुपए, और इंटरेस्ट के पैसे उसने कितने दिए, 50 रुपए। अब जो इंटरेस्ट ओनली वाले, जो इंटरेस्ट ओनली वाली सिक्योरिटीज हैं, उसमें इन्वेस्टर को सिर्फ कौन सा वाला पैसा मिलता है, उसमें इन्वेस्टर को सिर्फ इंटरेस्ट वाला पैसा मिलता है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, 50 रुपए, तो SPV यहाँ पे इन्वेस्टर को कितना पे करेगा, 50 रुपए। क्या उसको ये 100 रुपए जो प्रिंसिपल के आए हैं देने हैं इन्वेस्टर को, नहीं देने, क्योंकि उसने कौन सी परचेज करी है, इंटरेस्ट ओनली। इसका मतलब इंटरेस्ट ओनली है, तो इन्वेस्टर को इनकम सिर्फ और सिर्फ कौन से पैसे में से मिलेगी, इंटरेस्ट के पैसे में से मिलेगी। तो जो इंटरेस्ट का पैसा रिसीव कर रहा है SPV फ्रॉम दैट बोरोवर, वही पैसा इन्वेस्टर को मिलेगा, जो प्रिंसिपल का पैसा है वो नहीं मिलेगा। और जो प्रिंसिपल ओनली है उसका उल्टा कर लो। अब जैसे बोरोवर था यहाँ पे, तो बोरोवर ने SPV को कितना दिया था, प्रिंसिपल का 100 रुपए,
और इंटरेस्ट का 50 रुपए। अब एसपीवी आगे किसको देगा? इन्वेस्टर को। तब बताओ कितना देगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल ओनली है, तो इन्वेस्टर को जो पैसा मिलेगा क्या वो 50 रुपए का मिलेगा? नहीं, ओनली जो उसको पैसा मिलेगा वो किस में से मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट में से मिलेगा। ठीक है, तो ओनली किस में से मिलेगा? इन्वेस्टर को प्रिंसिपल वाले अमाउंट में से ही मिलेगा। इंटरेस्ट वाले अमाउंट से कोई पैसा रिसीव नहीं होगा। किसको रिसीव नहीं होगा? इन्वेस्टर को। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्ट ओनली परचेज करता है तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट वाला पैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर वो प्रिंसिपल ओनली परचेज करता है तो उसको सिर्फ प्रिंसिपल वाला पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली यहाँ पे कैसे हम डिसाइड करें कि हमें कौन सा परचेज करना चाहिए, प्रिंसिपल ओनली, इंटरेस्ट ओनली, तो ये एक स्पेक्यूलेशन वाला गेम है। ठीक है, डिमांड सप्लाई ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। अब देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि स्पेक्यूलेशन किस तरीके से होगा। आप कॉमन सेंस से भी सोचना, ये चीज तो आपको पता ही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं, इफ इंटरेस्ट रेट्स राइज, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ जैसे अभी इंटरेस्ट कितने का था? 50 रुपए का। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो ये इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा? मान लो 60 रुपए का। तो अब इन्वेस्टर को पहले 50 मिलता, तो अब इन्वेस्टर को कितना मिलेगा? 60 रुपए। तो तुम मुझे खुद बताओ अब कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो अब किसकी डिमांड बढ़ेगी? इंटरेस्ट ओनली वालों की डिमांड बढ़ेगी या प्रिंसिपल ओनली वालों की डिमांड बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो फिर इंटरेस्ट ओनली वालों की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे अल्टीमेटली इन्वेस्टर को पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं अगर इंटरेस्ट की रेट्स बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट ओनली वाला जो है उसकी डिमांड और उसकी प्राइस, अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ही तो बढ़ेगी। तो अगर इंटरेस्ट की रेट्स बढ़ती हैं तो जो इंटरेस्ट ओनली वाले की प्राइस है वो भी बढ़ेगी क्या? बिल्कुल बढ़ेगी। तो अगर इंटरेस्ट की रेट्स बढ़ रही है तो इंटरेस्ट ओनली वाले की प्राइस बढ़ेगी, बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस ही बढ़ेगी। और आप मुझे बताओ कि अगर इंटरेस्ट की रेट्स, अगर इंटरेस्ट की रेट्स कम हो रही हैं, अगर इंटरेस्ट की रेट्स कम हो रही हैं तो जो इंटरेस्ट ओनली वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इंटरेस्ट क्या था? 50, तो 50 से 60 हुआ तो लोग भाग के गए कि हमें, जो इन्वेस्टर्स है वो भाग कर गए कि अच्छा अब अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा तो परचेज करना चाहिए, बेनिफिशियल है। पर अगर ये इंटरेस्ट की रेट कम होकर लेट्स से 40 रह गई तो अब जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या लगेगा? शिट, इंटरेस्ट की रेट तो कम हो गई। अब किसमें बेनिफिट है? अब बेनिफिट है प्रिंसिपल वाले में, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट कम हो गई तो अब हम भाग के कहां पे जा सकते हैं? अब हम भाग के जा सकते हैं प्रिंसिपल वाले की साइड। अब प्रिंसिपल वाले की साइड जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल वाले की डिमांड बढ़ेगी, और प्रिंसिपल वाले की डिमांड अगर बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल वाले की जो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, है ना। तो अगर हम बात करें अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट ओनली की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है तो इस केस में प्रिंसिपल ओनली वाले की प्राइस बढ़ेगी। तो इस केस में प्रिंसिपल ओनली वाले की प्राइस बढ़ेगी और इंटरेस्ट ओनली वाले की प्राइस कम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इसकी वजह से ही क्या हुआ? स्पेक्यूलेशन, यानी इंटरेस्ट की रेट्स पे डिपेंड कर रहा है, इंटरेस्ट की रेट्स पे डिपेंड कर रहा है कि अल्टीमेटली हमें इंटरेस्ट ओनली वाले परचेज करने हैं या प्रिंसिपल ओनली वाले परचेज करने हैं। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट की रेट बढ़ी तो लोग भागकर किसके पास आएंगे? इंटरेस्ट ओनली के पास, क्योंकि उनको बेनिफिट दिख रहा है वहां पे। और अगर इंटरेस्ट की रेट कम हुई तो वो भागकर कहाँ जाएंगे? वो भागकर जाएंगे प्रिंसिपल ओनली वाले के पास। अब अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट की रेट कम हुई तो सोचो तुम सिनेरियो क्या होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल में जा रहे हैं। अगर इंटरेस्ट की रेट कम हुई, ठीक है, तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे? अगर इंटरेस्ट की रेट कम होगी तो नॉर्मली लोग प्रीपेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? इंटरेस्ट की रेट कम हो गई, जैसे मान लो पहले मैंने लोन परचेज कर रखा है जिसपे मुझे पे करना पड़ रहा है 9% पर एनम, अभी इंटरेस्ट की रेट कम हो गई और मुझे पे करना पड़ेगा 7% पर एनम। तो मैं क्या चाहूंगी कि पुराने वाले लोन को जल्दी रीपे कर दूं और एक नया लोन परचेज कर लूं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीपेमेंट ज्यादा होंगे, प्रीपेमेंट ज्यादा होंगे तो प्रिंसिपल ओनली वाले जो लोग हैं उनको पैसा जल्दी मिल जाएगा, जो पैसा मुझे 4 साल बाद मिलता वो मुझे पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट की रेट्स जो होती है वो कम हो जाती हैं
तो प्रीपेमेंट वगैरह वाला जो फैक्टर है वो भी आ जाता है। और नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट की रेट कम होने से इंटरेस्ट ओनली वालों की डिमांड कम हो जाती है। तो इंटरेस्ट ओनली वालों की डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट ओनली वालों की प्राइस भी कम हो जाएगी, ठीक है, और उसके वजह से प्रिंसिपल ओनली वालों की डिमांड और प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं। तो अगर आपको इसको लिखना है तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट की रेट कम हुई, अगर इंटरेस्ट की रेट कम हुई, ठीक है, या रुको एक काम करो, इंटरेस्ट की रेट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर इंटरेस्ट की रेट जो है वो क्या हुई, बढ़ी, अगर इंटरेस्ट की रेट इंक्रीज हुई तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ओनली की प्राइस बढ़ेगी और ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल ओनली वाला जो है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इंटरेस्ट वालों की प्राइस क्यों बढ़ी, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई। अब अगर जो इंटरेस्ट की रेट्स हैं, अगर इंटरेस्ट की रेट्स जो है वो कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो इंटरेस्ट वालों की डिमांड भी कम होगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी और प्रिंसिपल ओनली वालों की प्राइस बढ़ जाएगी बिकॉज उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इतना लिख के नहीं आना एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्पेक्यूलेशन होता है कि इंटरेस्ट की रेट बढ़ने या कम होने की वजह से लोग कैसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, अब हम इसको रीड कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ओनली में पेमेंट आर मेड टू इन्वेस्टर्स ओनली फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम द असेट सिक्योरिटाइज, ठीक है। इन्वेस्टर्स को जो पैसे मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेंगे, इन्वेस्टर्स को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट की इनकम है, जैसे 50 रुपए था तो उसमें से मिलेंगे, जो 100 रुपए का प्रिंसिपल है उसमें से उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम प्रिंसिपल ओनली की बात करें तो पेमेंट आर मेड टू इन्वेस्टर्स ओनली फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल बाय द ओरिजिनल बोरोवर, इंटरेस्ट का उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। देन क्या बोला, these certificates enable speculative dealings and the speculators know well that the interest rate movement would affect the bond value immediately। obvious सी बात है, इंटरेस्ट का जो रेट चेंज होगा तो उसकी वजह से इम्पैक्ट तो आना ही है ना। तो अगर इंटरेस्ट जो है उसका रेट चेंज होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वैल्यू पे चेंज आ जाएगा, बिकॉज वे जैसे अपने एग्जाम्पल लिया है ना, डिमांड की वजह से प्राइस वगैरह बढ़ रही है, तो व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी द बॉन्ड वैल्यू विल डिक्लाइन, उल्टा ही था ना, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, इंटरेस्ट की रेट इंक्रीज हो रही है तो प्रिंसिपल वगैरह कम हो रहा है, इंटरेस्ट की रेट कम हो रही है तो प्रिंसिपल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे चलो, तो ये अपना हो गया क्या, यहाँ पे इंटरेस्ट ओनली और प्रिंसिपल ओनली। अब इसके बाद में लास्ट के दो बचे हुए हैं, देखो क्या बोला है, एक तो प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट्स, क्या है प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो अपना बैंक वगैरह है, जो ओरिजिनेटर है वो एसपीवी बनाता है और एसपीवी बनाकर इशू करता है सिक्योरिटीज। यहां पर क्या बोला, यहां पर बोला है कि एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी हम जानते हैं उसकी सब्सिडरी होती है, होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी है वो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी से उसके असेट्स परचेज कर रही है और वो सब्सिडरी कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है। दैट मींस एसपीवी को हटा दो और सब्सिडरी कंपनी को ले आओ, यानी जो एसपीवी का काम है वो भी कौन कर रही है, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। देखो क्या बोला, दीज आर इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी अगेंस्ट द ट्रेड डेट्स एंड कंज्यूमर रिसीवेबल्स ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। इसका मतलब जो पेरेंट कंपनी है, देखो एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 5 आएगा ना, देखो जो अपनी पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग ले लो जो भी ले लो, पेरेंट कंपनी, अभी पेरेंट कंपनी ने अपने जो असेट्स हैं मतलब रिसीवेबल्स हैं वो किसको सेल कर दिए, अपनी सब्सिडरी कंपनी को सेल कर दिए, ठीक है। अब ये सब्सिडरी कंपनी इशू कर रही है सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स, बाकी सब कुछ सेम, बस ये दो चीजें आपको चेंज करनी है, पेरेंट कंपनी और पेरेंट कंपनी के असेट्स वगैरह परचेज कौन कर रही है, सब्सिडरी, और वो इशू कर रही है आगे सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। अब वही है, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स इसको पैसा देंगे और वो आगे फॉरवर्ड करेगी। देखो क्या बोला, इन अदर वर्ड्स सब्सिडरी कंपनी बाय ट्रेड डेट्स एंड रिसीवेबल्स ऑफ पेरेंट कंपनी
ठीक है, ताकि पेरेंट कंपनी को वो पैसा लौटा सके और उनको लिक्विडिटी मिल जाए। जनरली दीज स्टॉक्स आर बैक्ड बाय गारंटीज गिवन बाय हाईली रेटेड मर्चेंट बैंक्स, हेंस दे आर आल्सो अट्रैक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। भाई सेम ही चीज है ये पूरा एकदम, कि जैसे हमने ऊपर के पढ़ा था क्रेडिट इनहैंसमेंट, यहाँ पर भी सेम चीज बोली है कि भाई जो सब्सिडरी कंपनीज है जो वो इशू कर रही है सिक्योरिटीज वगैरह, वो कैसे लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो कैसे ट्रस्ट करेंगे, बड़े बड़े जो बैंक्स वगैरह होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह होते हैं, वो क्या प्रोवाइड कर देते हैं, गारंटीज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाते हैं। सब्सिडरी कंपनी इशू करिए सिक्योरिटीज, ठीक है, उसको भी काम मिल गया और पेरेंट कंपनी को लिक्विडिटी मिल गई और पेरेंट कंपनी के बैलेंस शीट से हट गया ना वो डेट, जो सेम हमने पढ़ा बैंक वाले के केस में। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली शॉर्ट टर्म इन नेचर। ठीक है, जो सिक्योरिटीज वगैरह जो इशू करती है सब्सिडरी कंपनीज, वो शॉर्ट टर्म वाली ही होती है। ठीक है, तो प्रेफर्ड स्टॉक। और लास्ट अपना आता है असेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स। लास्ट क्या है अपना, असेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, अब कमर्शियल पेपर्स आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मोस्टली प्रेवलेंट इन मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। क्या बोला इसमें, अंडर दिस द एसपीवी परचेजेस पोर्टफोलियो ऑफ मॉर्गेजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस various lending institutions, and then they are combined into single group on the basis of interest rate, maturity dates and underlying collaterals. They are then transferred to a trust, which in turn issues mortgage backed certificate to the investors, and these are also of short term in nature. कुछ भी नहीं है, एकदम सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। देखो क्या बोला है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में, असेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स। सिंपल है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला अगेन कौन बनेगी, एसपीवी बनेगी। अब यहाँ पर जो एसपीवी है ना, वो बस क्या काम कर रही है, वो अलग अलग लेंडर्स से, अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे वो क्या कलेक्ट कर रही है, उनसे वो उनके रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर रही है और वो इन सबको आपस में क्या कर रही है, इन सबको वो आपस में पूल बना रही है, इन सबको वो आपस में क्या बना रही है, पूल। ठीक है, अब ये जो बेसिकली रिसीवेबल्स होते हैं, ये कौन से वाले होते हैं, मॉर्गेज बेस्ड। अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, एक होते हैं असेट बेस्ड, एक होते हैं मॉर्गेज बेस्ड। मॉर्गेज बेस्ड वाले कौन से होते हैं, जिसके बैकिंग में सिक्योरिटी हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह होती है। ठीक है, तो जो भी सिमिलर टाइप के लोन्स हैं अलग अलग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के, बैंक्स के, वो कलेक्ट कर लिया, एक पूल बना लिया, असेट पूल बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब वही है, इस ग्रुप के जो पूल है बनाकर अब वो क्या काम करेगी, इशू करेगी सिक्योरिटीज, टू वेरियस इन्वेस्टर्स। वो क्या इशू करेगी, सिक्योरिटीज टू वेरियस इन्वेस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल दिया कि एसपीवी जो है ये पूरा जो प्रोसेस इशू वगैरह करने के लिए, सिक्योरिटीज वगैरह को हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या बोला है, ट्रस्ट बना देती है और ट्रस्ट के थ्रू ये सारा काम होता है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंट है ना, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लेंडिंग बैंक्स वगैरह, एफआईज वगैरह जो अलग अलग है, वो अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग एफआईज होते हैं और उनके सारे एक साथ कर लिए जाते हैं जो सिमिलर टाइप के लोन्स होते हैं और उन सब का एक पूल बनाती है एसपीवी। इनको तो पेमेंट कर देगी वो, इनको तो वो कंसिडरेशन पे कर ही देगी, है ना, और फिर क्या काम करेगी, इनके बेसिस पर सिक्योरिटीज वगैरह इशू करेगी टू इन्वेस्टर्स। और क्योंकि नाम में ही कमर्शियल पेपर्स आ रहा है, मतलब ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है। और देखो अब एक बार वापस से रीड कर लो, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये मोस्टली किस में होता है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में होता है। अंडर दिस एसपीवी परचेजेस पोर्टफोलियो ऑफ मॉर्गेजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से लेता है, अलग अलग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स अलग अलग बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बैंक से लिया, कलेक्ट करा, कंबाइन करा सिंगल ग्रुप में। ठीक है, अब ऑब्वियस है सिंगल जो एक ग्रुप बनाएगा, ग्रुप में वो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही लोन्स को आपस में लेकर आएगा जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, टेन्योर सेम है। ठीक है, वो सारी चीजें तो कलेक्ट किया एक साथ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल होम लोन्स है, तो होम लोन्स वाले जितने भी बैंक्स के असेट्स हैं वो सब एक साथ ले आया, उसको पूल किया, उसके बेसिस पर सिक्योरिटीज इशू करेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट के थ्रू कर रहा है। तो क्या बोला, देन वो उसको एक ट्रस्ट को ट्रांसफर करेगा, देन ट्रस्ट जो है उसके बेसिस पे क्या बनाएगा,
मॉर्गेज बैक्ड सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी का ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मॉर्गेज बैक्ड सर्टिफिकेट इन्वेस्टर्स को इशू कर दो, और ये भी शॉर्ट टर्म इन नेचर है, सिंपल है। तो लास्ट के दो तो बस ठीक है, अलग अलग नाम दे दिया। मेजरली जो आपके होते हैं स्टार्टिंग के दो आपको याद रखने हैं, और ये दो जो हैं ये दोनों कनेक्टेड से ही हैं, आपको याद रखने हैं। तो स्टार्टिंग के चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। एंड विद दिस जो अपना पूरा चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन का, वो अपना पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एकदम, तो आपके 4 मार्क में से 4 ही आ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तो आप इसको बहुत ही इजीली लिख सकते हो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।